আমরা এই দিনটিকে মনে রাখি। একই সঙ্গে ইউনিয়ন বাজেট 2026-2027 যে বাজেট সুশ্রী নির্মলা সীতারামন আমাদের সম্মাননীয় বিত্তমন্ত্রী তিনি প্রকাশ করেছেন, বাজেট বিতর্কে অংশ নিয়েছেন যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী। তিনি এই বাজেটের অন্যতম সমর্থক। এই বিষয়ে আজকে মূলত আজকে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে সাংবাদিক বন্ধুদের সামনে। এই সম্মেলনে উপস্থিত আছেন রাজস্থানের আলওয়ার লোকসভা থেকে নির্বাচিত সম্মাননীয় সাংসদ, কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রী, আমাদের এই রাজ্যের আসন্ন 2026 বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি কেন্দ্রীয় যে নেতৃত্ব সেই দিক থেকে নিয়োজিত আমাদের বিধানসভা নির্বাচনের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক শ্রী ভূপেন যাদবজি মহোদয় আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। নন্দীগ্রাম বিধানসভা থেকে নির্বাচিত জনপ্রিয় বিধায়ক, আমাদের বিধানসভায় সম্মাননীয় বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহোদয়। আমরা এখন সম্মাননীয় কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রী শ্রী ভূপেন্দ্র যাদবজিকে বলবো যে এই প্রেস কনফারেন্সকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তার আগে আমাদের ঔপচারিক রূপে সম্বর্ধনা এখানে হবে। সেই সম্বর্ধনার জন্য আমি আমাদের মাননীয় কনভেনার, আমাদের মিডিয়া কনভেনার শ্রী বিমল শঙ্কর নন্দ, প্রফেসর বিমল শঙ্কর নন্দকে বলবো ভূপেনজিকে সম্বোধন। বন্দে মাতরম, ভারত মায়ের জয় হোক। কো কনভেনার চন্দ্রশেখর বাসটিয়াজিকে অনুরোধ করব শ্রী শুভেন্দু অধিকারীজিকে বরণ করে নেবার জন্য। ধন্যবাদ। শুরু করছেন আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলন মাননীয় শ্রী ভূপেন যাদব মহোদয়। উনি আজকে বলছেন। आज की पत्रकार वार्ता में मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी बंगाल के विधायक दल के नेता सम्मानित शुभेंदु अधिकारी जी, उपस्थित सभी मीडिया के मित्रगण, आज 11 फरवरी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। जिस इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, एकात्म मानववाद को लेकर के और जिस राजनीतिक दर्शन के आधार पे गरीब कल्याण को प्राथमिकता देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत का नेतृत्व पिछले 11 वर्ष से कर रहे हैं, उस एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल जी को हमने स्मरण किया है। और पिछले 11 वर्षों के शासनकाल में भारत की यात्रा
दुनिया की एक मजबूत अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हो रही है। यही कारण है कि 2026 की शुरुआत में भारत ने जापान जैसे देश को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल किया है और अब हमारा नॉमिनल जीडीपी का साइज 4.18 से 4.19 ट्रिलियन डॉलर का हुआ है। और यही कारण है कि यह जो बजट है, इस बजट में भी ये बात स्पष्ट रूप से दिखती है कि 2025-26 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.4% और वित्त वर्ष 2026-27 में भी इसकी निरंतरता रहते हुए ये 6.8 से 7.2% रहने की अनुमान है, जो भारत को दुनिया की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करता है। जब हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 3 आयामों पे बड़ा काम करे। पहला, राज्य में इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन और उसके कारण रोजगार में वृद्धि हो। दूसरा, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन और रोजगार वृद्धि के कारण आम आदमी के जीवन में अधिक सुविधाएं आए, उनको ज्यादा अवसर उपलब्ध हो। और तीसरा, इस विकास का लाभ समाज के हर वर्ग को पहुंचे। और यही कारण है कि हमारी माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 3 कर्तव्यों के फिलॉसफी के आधार पर इस बार का बजट रखा। पहला कर्तव्य आर्थिक विकास को गति देना, दूसरा कर्तव्य जन आकांक्षाओं को पूरा करना और तीसरा कर्तव्य सबका साथ सबके विकास के साथ भारत को 2047 के विकसित भारत के रूप में प्रतिस्थापित करना। अगर आप सरकार की कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी में अगर आप देखेंगे तो माननीय वित्त मंत्री जी का भी ये लगातार नवा बजट है। एक महिला वित्त मंत्री के द्वारा लगातार 9 बार बजट दिया जाना अपने आप में ऐतिहासिक है और एक ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने दिया है। और इसलिए 2014 से 2026 तक के बजट की आप यात्रा को देखेंगे तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपेक्स है, वो जहां 2014-15 में 2 लाख करोड़ था, बढ़कर 6 गुना हो गया है। ये इस बात को दिखाता है कि हम जो निवेश है वो बहुत ही सजग तरीके से कर रहे हैं और इसका जो परिणाम, जैसे मैंने पहला बजट का पार्ट कहा कि बजट का पहला पार्ट ये कहता है कि हम ज्यादा उद्योग, निवेश और रोजगार को गति देंगे, तो इसका जो दूसरा परिणाम है कि आम आदमी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 10 साल के अंदर ही देश में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं। और इसलिए पूरा बजट देश में निवेश और कैपेसिटी बिल्डिंग, इसको पूरी तरीके से आगे बढ़ाने का काम करता है। जो सबसे बड़ी बात है निवेश में, सड़क, एयरपोर्ट, पोर्ट, फ्रेट कॉरिडोर और विशेष रूप से टायर 2 और टायर 3 के जो शहरों का विकास है उसको बजट में शामिल किया गया और 12 लाख रुपए कैपेक्स के लिए किए गए हैं। सबसे बड़ी बात है, जब आप औद्योगिक क्षमताओं के विकास की बात करते हैं तो वर्तमान औद्योगिक क्षमताओं को तो बढ़ाना ही पड़ता है और इसलिए बजट में तय किया गया कि जो पुराने औद्योगिक क्लस्टर हैं उनका पुनर्जीवन किया जाएगा, लेकिन जो नए क्षेत्र हैं जैसे बायोफार्मा,
मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया की सेमीकंडक्टर की ताकत को बढ़ाना, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को के मैन्युफैक्चरिंग की योजना, इसको बजट में इस बार प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने का काम किया गया है। हम जानते हैं कि ये जो सूरत दानकुनी को जोड़ने वाला एक समर्पित फ्रेट कॉरिडोर की बात की गई है, इससे माल ढुलाई का 30 से 50% खर्चा कम होगा। जलमार्गों के विकास में भी बंगाल बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सबसे बड़ी बात है, वाराणसी सिलीगुड़ी के बीच जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है, उसमें दोनों चीजें, माल की ढुलाई का समय और लॉजिस्टिक का तो बढ़ावा होगा ही, और दुर्गापुर में बेहतर कनेक्टिविटी के साथ एकीकृत ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विकास भी होगा। सबसे बड़ा जोर जो बजट में एमएसएमई को दिया गया है और 10,000 करोड़ रुपए के एमएसएमई के ग्रोथ फंड के माध्यम से पूंजी प्रदान करने का जो प्रस्ताव किया गया है, वेस्ट बंगाल में पिछले ममता बनर्जी जी के शासनकाल में लगभग 6,800 के करीब लिस्टेड कंपनियां बंद हुई हैं। आज एमएसएमई क्षमता निर्माण के अभाव पे बुरी तरीके से लड़खड़ा रही है। मैं मानता हूं कि केंद्र सरकार के जो एमएसएमई के ग्रोथ का जो विषय है, इससे पश्चिम बंगाल में जो 89 लाख एमएसएमई की पंजीकृत इकाइयां हैं, वो अगर अपने निर्धारित मानदंडों को पूरा करेंगी तो उनको इससे ग्रोथ फंड का लाभ मिलेगा। बजट में जो नेशनल फाइबर योजना की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक रेशों सहित फाइबर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता करनी है। आज पश्चिम बंगाल 80% जूट का उत्पादन करता है, 2.5 से 3 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। इससे उनको लक्षित सहायता, उत्पादन और आय में वृद्धि करने का लाभ मिलेगा। टेक्सटाइल और रोजगार का जो पारंपरिक क्लस्टर को आधुनिक मशीनरी और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए भी वित्तीय सहायता का बजट में प्रावधान किया गया है। इससे निर्यात बढ़ाने में और हमारे जो कारीगर हैं, उनको भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का लाभ मिलेगा। इस बजट के माध्यम से विशेष रूप से टेक्सटाइल विस्तार, उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के जो कौशल विकास है, उसको देश में गति मिलेगी। युवा वर्ग में हम देखते हैं कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां छोटे शहरों में भी आती हैं, उनको आवास की बड़ी कमी होती है और हर जिले में एक बालिका छात्रावास के लिए स्थापना का लक्ष्य तय किया गया है। सबसे बड़ी बात जो स्किलिंग और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की बात इस बजट में तय की गई है। पिछले 10 सालों में 10 बड़े कार्यों में से अगर कोई सबसे बड़ा कार्य है तो वो लखपति दीदी का है। देश में 2 करोड़ लखपति दीदी बनी है और बजट में लखपति दीदी के क्षमता निर्माण को आगे बढ़ाते हुए उनके शी मार्ट के माध्यम से उनके और आय सृजन के विषयों को बजट में बनाने का प्रावधान किया गया है। मैंने मुख्य प्रस्तावना बजट की आपके सामने रखी है। मुझे लगता है कि आपको भी प्रश्न पूछने की उत्सुकता है, तो मैं फ्लोर आपके लिए ओपन कर दूं। आप किसके लिए আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন, যদি যে কোনো প্রশ্নই বাজেট সম্পর্কিত। माइक दीजिए। মাইক্রোফোন আপনাদের কাছে আছে, কেউ একজন বলুন। হ্যাঁ হ্যাঁ, নমস্কার। Namaskar. Respected Union Minister, I would like to ask you a simple question. The West Bengal government had tabled the interim budget. They had envisioned their total revenue will be around 2,88,000 crores. Can you please tell me
what would be the contribution of the central government in state revenue? So far my knowledge is concerned, I'm of the view that I have gone through many reports. It is stated that around 56% central contribution is in West Bengal's revenue. Is it true or the figure is something else? নমস্কার, আমি আপনার প্রশ্নের উত্তরে বলি 2004 থেকে 14 ইউপিএ 1 এবং ইউপিএ 2 গভর্নমেন্ট ছিল, যাতে 9 থেকে 12 মাননীয় মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসও ইউপিএ 2 পার্ট ছিল। সেখানে যদি কন্ট্রিবিউশন ফ্রম ইউপিএ 1 and 2 দেখেন, অ্যাপ্রক্স 2 লাখ crore। 2014 থেকে 2025 31 মার্চ পর্যন্ত যদি কন্ট্রিবিউশন দেখেন ফ্রম সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট লাস্ট ফিনান্সিয়াল ইয়ার পর্যন্ত 10 লাখ crore। ন্যাচারালি নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে ভারত সরকার 10 লক্ষ কোটি টাকারও বেশি পশ্চিমবঙ্গকে এই সময়কালে কন্ট্রিবিউশন করেছেন পশ্চিমবঙ্গের ডেভেলপমেন্টে। ন্যাচারালি আপনি যে পার্টটা কোশ্চেন করেছেন, এটা অ্যাপ্রক্স 60% সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্সের উপরেই টেন্টেটিভ ইন্টারিম বাজেট হয়েছে। এটাকে বাজেট বলবো না, ইটস এ লিফলেট। পশ্চিমবঙ্গে যেটা হয়েছে, কারণ ফেব্রুয়ারি মাসের কন্ট্রিবিউশন দেখানো হয়েছে, এটা ফেব্রুয়ারির বাজেট নয়। এপ্রিল মাসে নতুন কিছু করার কথা বলা হয়েছে এবং সবাই জানেন তখন এমসিসি থাকবে এবং এমসিসিতে নাম্বার অফ বেনিফিশিয়ারি আর অ্যামাউন্ট অফ বেনিফিটস কখনো বৃদ্ধি করা যায় না। সবাই জানে, জেনে শুনেই এটা একটা গিমিক করা হয়েছে। এর সঙ্গে অর্থনীতির কোনো লেশমাত্র সম্পর্ক নেই। অতএব স্বাভাবিকভাবে পশ্চিমবঙ্গ দিল্লির যা দেওয়ার সেটা দিচ্ছে, কিন্তু আপনাদের একটা পয়েন্ট আমি এর সঙ্গে অ্যাডিশন করব, জানার দরকার আছে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের। জিএসটি চালু হওয়ার পরে গোটা দেশে যারা অডিট রিপোর্ট জমা দেয়নি তাদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ আছে। মাত্র 1-2টি রাজ্য কেরালা এবং পশ্চিমবঙ্গ আছে। পশ্চিমবঙ্গ প্রথম থেকে অডিট রিপোর্ট জমা দেয়নি, কিন্তু অনারেবল ফাইন্যান্স মিনিস্টার ভারত সরকারের যে ফেডারেলিজমের যে নীতি রয়েছে তাতে টেন্টেটিভ 90% জিএসটি মানে ধরে নিয়েই কিন্তু পশ্চিমবঙ্গকে ডিস্ট্রিবিউট করছে। আর একমাত্র স্টেট যে জিএসটির অডিট রিপোর্ট এখনো পর্যন্ত দেয়নি, দ্যাট ইজ ওয়েস্ট বেঙ্গল। भाई गुड मॉर्निंग सर, मेरा जो सवाल है, आई जस्ट वांट टू आस्क दैट you just emphasized about the Lakhpati Didi, 2 crore women. Do you have the number how many women from Bengal have received the benefit? बहुत कम। Number one. And sir, state government is focusing on the Lakshmi Bhandar ahead of polls, so they are also campaigning that BJP government did not do anything for Bengal in this budget, because they are showing that the capital expenditure sector, what you mentioned, that it will take a long time to materialize. So how do you take up the central government contribution to the people of Bengal ahead of this crucial election? This is my question. बहुत अच्छी बात आपने कही। पिछले 10 साल में पश्चिम बंगाल को अकेले ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ही 1,10,000 करोड़ की सहायता दी है। लेकिन पश्चिम बंगाल जो है ये बैड गवर्नेंस का शिकार है। मैं जब ये बात कह रहा हूं तो ये तृणमूल सरकार की विफलता की छाप पश्चिम बंगाल के बजट में दिखाई देती है। केंद्र सरकार ने जो मनरेगा का पैसा भेजा, उसमें जो काम एक्चुअल साइट पे होना था वो काम नहीं हुआ। ये रिपोर्ट्स हैं। नियमों का उल्लंघन हुआ, धन का दुरुपयोग हुआ।
प्रधानमंत्री आवास योजना के जो पैसे भेजे थे उसमें सही टाइम पर जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा कराने थे वो जमा नहीं कराए गए। पीएम पोषण योजना मिड डे मील में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा घपला किया गया और केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जो दिशा की बैठक की जाती है, दिशा की बैठक में जो समीक्षा बैठक की जाती है, पश्चिम बंगाल में एक भी बैठक नहीं हुई है, नॉट ए सिंगल। एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के दिशा की बैठक के राइट को नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान योजना को लागू करने से इनकार किया गया है, जिससे राज्य को बड़ा नुकसान हुआ है। पश्चिम बंगाल में पीएम किसान योजना के क्रियान्वयन को 2 वर्ष देर किया गया है, जिसका नुकसान पश्चिम बंगाल के हमारे जो किसानों को मिल सकता था वो नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल का जो बजट है, यहां के सरकार का लो कैपिटल एक्सपेंडिचर ये दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए लगातार उधार ले रहा है और बिना पर्याप्त आय सृजन के, इनकम का तो इनके पास कोई कंसेप्ट ही नहीं है। हम जहां कल के भारत का निर्माण कर रहे हैं, वहां ये करप्ट टीएमसी की सरकार पश्चिम बंगाल के भविष्य को इतने खराब तरीके से गिरवी रख रही है। और मैं तो ये कहता हूं ये इनका आखिरी बजट है, ये इनका विदाई पत्र है, ये इनका बजट नहीं, इनका फेयरवेल का लेटर है जो पश्चिम बंगाल की दुर्दशा करके जा रही है। और बजट का एलोकेशन कैसा है कि ये तो वो जगह है जहां पर सत्येंद्रनाथ बोस और जगदीश चंद्र बोस जैसे महान वैज्ञानिक थे। यहां पर मदरसों की शिक्षा का बजट 5,713 करोड़ रुपया, साइंस और टेक्नोलॉजी का 82 करोड़ रुपया। जहां रोजगार मिलते हैं, उद्योग, वहां का बजट मेरे को लगता है 1,400 करोड़ रुपया। और हमारा जो उत्तर बंगाल का हिस्सा है, जिसमें 3 करोड़ की आबादी रहती है, वहां 910 करोड़ रुपया। और मेरे को तो ये भी कहना है कि आप मदरसों का भी क्या डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं? आप तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, आप तो पैसा बांटने पे तुले हुए हैं। और देश में हमने जो सक्सेसफुल तरीके से, चाहे लाडली बहना योजना चलाई हो मध्य प्रदेश में, चाहे लाडली लड़की योजना चलाई हो, चाहे छत्तीसगढ़ में माताहरी योजना चलाई हो, चाहे बिहार में चलाई हो, वहां पर महिलाओं को पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद बिहार में उनका अगर वैल्यू अच्छा होगा तो 2 लाख रुपए उनको उद्योग खड़ा करने के लिए दे रहे हैं। यह तो अपना ऐसा है नहीं भाई। आज हमारे टेक्सटाइल में, इन चीजों में, हमारी ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की जो स्थानीय टेक्सटाइल की क्षमता है, उसको विकास करने का कंसेप्ट कहां पे, नीचे तक इंफ्रास्ट्रक्चर को ले जाने का कंसेप्ट कहां पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आपका तरीका क्या है? इसमें तो आप पूरी तरीके से विफल हो और दूसरों को दोष देने से काम नहीं चलता है, अपने अंदर झांकना होता है। खैर, इन्होंने जो करना था कर लिया, अब इनका विदाई का समय आया है, तो इनका एक विदाई पत्र है। सर, कल हमने देखा है कि पार्लियामेंट में एआईटीसी के एमपी अभिषेक बनर्जी एक सवाल उठाया है कि बजट में जो सिटीजन है उनसे ट्रिपल टैक्स लिया जा रहा है, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया और इन्फ्लेशन के माध्यम से। तो सर, इसमें आपका क्या कहना है? और दूसरा ये है कि बार बार राज्य सरकार की तरफ से ये बात सामने रखी जाती है, खास करके उत्तर बंगाल में हमने कुछ दिन पहले जो डिजास्टर हुआ, जो उसमें एसडीआरएफ जो फंड है, वो फंड यूनियन गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच रही, इसमें आपको क्या कहना है? इस सरकार ने तो सबसे बड़ा रिफॉर्म जीएसटी का किया है। देश में जो 10 तरह के इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे, उनको खत्म करके और एक जीएसटी का निर्माण किया है। अब जीएसटी के बारे में अगर उनकी जानकारी कम है तो ये मेरा दोष नहीं है। और
ये तो एसडीआरएफ में तो उत्तर बंगाल में शुभेंदु जी ने बहुत अच्छा विषय रखा है। एक बार इनको जरा और स्पष्ट कर दो, आप तो कई बार बता चुके हैं। আমাদের मैं বাংলা में বলু না हाँ। আপনারা জানেন যে नहीं, हिंदी में तो बता रहा हूं, जो कैलामिटी रिलीफ फंड है इसमें सेंट्रल शेयर पूरा के पूरा कंप्लीट कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट। जो राशि मिला है यहाँ, इसका बड़ा राशि ये लोग डाइवर्सन किया, और एक बड़ा जो स्टेट शेयर है, स्टेट शेयर तो ये लोग नहीं दिया। इसलिए जो हमारी कैलामिटी रिलीफ फंड का रुपया जो होम मिनिस्टर होम डिपार्टमेंट से होकर आता है, यहाँ ये लोग उसको डाइवर्सन किया। आप जैसे आम्फान का जो कैग रिपोर्ट सामने आया, उस वक्त ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने पहले पश्चिम बंगाल का आया था, तुरंत बसीरहाट में उन्होंने वापस जाने का बाद 1000 करोड़ का चेक दे दिया। 3750 करोड़ राशि स्पेशली दिया ड्यूरिंग आम्फान। और इसमें भी एनडीआरएफ में आपका जो रिसेंट जो हुआ है लास्ट ईयर हमारी नॉर्थ बंगाल में, उसका पूरा के पूरा अमाउंट दिल्ली से स्टेट गवर्नमेंट को पूरा मिला। लेकिन ये लोग इसको नहीं, अप्रोप्रिएट जो बेनिफिशियरी विक्टिम को मिलना चाहिए था नहीं मिला ये लोग को। ये आम्फान का कैग रिपोर्ट से लेकर जितना भी कैग रिपोर्ट तो असेंबली पे ये लोग प्लेस नहीं करता। इस एकलता स्टेट है जहां कैग रिपोर्ट और लोकायुक्त की रिपोर्ट यहाँ नहीं, ऑनरेबल गवर्नर का रिकमेंडेशन का बाद भी, एडवाइस का बाद भी प्लेस नहीं किया है। पिछले 15 साल में एक रिपोर्ट भी प्लेस नहीं किया है। इसलिए ये हमारी विक्टिम को ज्यादा नुकसान करने का काम करता है। और जो 60% कैलामिटी रिलीफ फंड का जो सेंट्रल शेयर है, यूटिलाइजेशन नहीं भी जाए, लेकिन पूरा के पूरा राशि दिल्ली से आ गया है। ये आपका आम्फान का रिपोर्ट, कैग रिपोर्ट में तो सार्वजनिक जो हाईकोर्ट का इंटरवेंशन में हुआ है, सबको पता है। चाय वाला भी पैसा था। हाँ, चाय वाला में जो चाय सुंदरी प्रोजेक्ट 2021 का सेंट्रल बजट में ऑनरेबल एफएम निर्मला सीतारमन जी 1000 करोड़ दिया था। कौन कौन स्टेट बेनिफिट होने वाला था? आसाम होने वाला था, पश्चिम बंगाल होने वाला था, और मेघालय होने वाला था, जो हमारी पूर्वोदय का स्टेट है। इसमें एक उनका सेंट्रल गवर्नमेंट का एडवाइजरी था, जो स्टेट लेवल में एक कमेटी बनाने के लिए। पश्चिम बंगाल सरकार पिछले 4 साल कमेटी नहीं बनाया, इसलिए बंद पड़े हुए जो चाय बागान में जो हमारी श्रमिक है, लेबर है, उनके लिए उसमें बहुत माने हमारा बहुत प्रावधान था बेनिफिशियरी का। उनका हाउसिंग का ग्रांट्स था, उनका बेटा बेटी का एजुकेशन ग्रांट था, उनका हेल्थ ग्रांट था। और जितना टाइम तो चाय बागान बंद रहेगा, ये लोग को एजेड पर्सन का मोर देन 60 इयर्स एज, उनका स्पेशल राशि देने का भी प्राविधान था। आसाम सरकार ने उसको कमेटी बनाया और 370 करोड़ रुपया अच्छे तरीके से उन्होंने यूटिलाइज किया। बंद पड़े चाय बागान में, चाय बागान के श्रमिक के लिए सबको मिला है। और जो चाय बागान चालू भी है, उसको अबव 60 इयर्स हो गया है, रिटायर कर गया है चाय लेबर, जो हमारा चाय श्रमिक, उनको लिए किया है। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार एक कमेटी नहीं बनाया, इसलिए चाय बागान का श्रमिक को जो बेनिफिट चाय सुंदरी हमारी स्पेशल जो 1000 करोड़ का पैकेज में मिलना चाहिए था, नहीं मिला है। ये तो काम नहीं करता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो सैंक्शन देना चाहता है उसको रुकावट डालने का काम करता है। हमारी जो निर्माण श्रमिक का 200 करोड़ दिया था भारत सरकार, उसको भी ये लोग डाइवर्सन करके उठा लिया, लेबर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया। वो रुपया देकर लोकसभा चुनाव का पहले कुछ लोग को 60,000 रुपया करके बांट दिया। यही पश्चिम बंगाल का जो इनडिसिप्लिन ऑफ दी मैंने फिनेंस ये कर रहा है, जो हमारी भूपेंद्र जी बताया, इतना
गलत तरीके से ये लोग फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशन, हमारा जो सीबीसी गाइडलाइन है, जो कैग गाइडलाइन है, जो ऑडिट का पैरामीटर है, जो अकाउंटेबिलिटी है फाइनेंशियल, ये तोड़ने का काम ये लोग कर रहा है। और 15 साल विधानसभा में एक दिन भी कैग रिपोर्ट प्लेस भी नहीं किया है, चर्चा भी नहीं किया है, इंटरनल ऑडिट के ऊपर कोई चर्चा भी नहीं हुआ है। मैं भूपेश जी का इजाजत लेते हुए বাংলাতে কয়েকটা লাইন বলছি আমাদের বেনিফিশিয়ারি নিয়ে। তৃণমূলের নেতারা অনেক সময় বলেন যে মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করতে হবে, নইলে কিন্তু বাড়ি টাড়ি পাবেন না। বিশেষ করে হিন্দু ভোটারদেরকে বলে, রিসেন্টলি একজন এমওএস মালদার তিনি প্রকাশ্যে হিন্দু মহিলাদের বলেছেন যে আপনারা বিজেপিকে ভোট দেন, ওই ইগোটিগো রাখলে হবে না, মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করতে হবে, তারপরে আপনারা বাড়ি টাড়ি ভাতা টাতা ইত্যাদি পাবেন। আমি আপনাদের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে জানাচ্ছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে একবারও ফোন করতে হয়নি এবং পশ্চিমবঙ্গে 7 কোটি লোক প্রধানমন্ত্রী অন্ন সুরক্ষা যোজনাতে রেশন পাচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গে স্বচ্ছ ভারতের অন্তর্গত 72 লক্ষ শৌচালয়ের ইউনিট প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গে ভারত সরকার দিয়েছেন, কাউকে ফোন করতে হয়নি। উজালা গ্যাস গোটা দেশে 11 কোটি লোক পেয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বিগ বেনিফিশিয়ারি হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। আমাদের মা বোন দিদিরা 400 টাকা কম মূল্যে গ্যাস পান এবং গ্যাসের কানেকশন স্টোভ ফ্রিতে পেয়েছেন। কত? 1,29 লক্ষ। উল্টো দিকে এই রাজ্যের সরকার উজালা 3-তে 15 লক্ষ আরো মা বোন দিদিকে গ্যাস দেওয়ার প্রভিশন ভারত সরকার করার পরেও রেকমেন্ডেশন পাঠায়নি। পিএম কিষানে, যেটা মাননীয় ভূপেনজি বলেছেন, 2 বছর দেরি করে আমাদের কৃষকদের সর্বনাশ করেছেন আপনারা। এই রাজ্যে নথিভুক্ত কৃষকের সংখ্যা 73 থেকে 74 লক্ষ পরিবার। আপনাদের ভারত সরকার নাম পাঠাতে বলা সত্ত্বেও আপনারা মাত্র 2 দফাতে 54 লক্ষ নাম পাঠিয়েছেন। 6,000 টাকা বছরে 2000 মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 54 লক্ষ। আরো 20 লক্ষ কৃষকের নাম পাঠাননি, যারা মূলত হিন্দু এবং আদিবাসী। ইচ্ছা করে তাদের নাম পাঠাননি, আর 2 বছর পরে দিয়েছেন 54 লক্ষ। কাউকে কিন্তু ফোন করতে হয়নি। আমরা কোনো সভায় গিয়ে বলি না যে আপনারা যদি বিজেপিকে ভোট না দেন তাহলে পিএম কিষাণ কেড়ে নেব। ওদের এমএলএরা, নেতারা, এমনকি মুখ্যমন্ত্রীও বলেন পিএমওয়াই, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা 4 থেকে 14 ইন্দিরা আবাস যোজনা ছিল, দাম ছিল, ইউনিটের রেট ছিল 25,000 টাকা, দিয়েছে 4,600 কোটি টাকা। নরেন্দ্র মোদীজি 14 থেকে 23 সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনাতে মোট 30,000 কোটি টাকা দিয়েছে, ইউনিট হচ্ছে 54 লক্ষ। ভূপেনজি দুটো বিন্দু বলেছেন যে ইউটিলাইজেশন প্রপারলি দেওয়া হয়নি ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি বলি এই 30 লক্ষ ইউনিটের মধ্যে মোর দ্যান 50% যাদের পাওয়ার কথা নয় তাদেরকে পাইয়ে দিয়েছেন। মুর্শিদাবাদে একজন পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রধান সাগরদিঘির কাবিলপুর एक आरोप बार बार लगाते हैं, हर मंच से लगाते हैं, और बजट के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया वहां भी एक ही बात फिर से दोहराए है। यह है कि केंद्र सरकार बंगाल का 2 लाख करोड़ की राशि ये रोक के रखा है, बार बार वो कहते हैं।
तो ये 2 लाख करोड़ का हिसाब क्या है, और वो जो दावा करते हैं ऐसा आरोप लगाते हैं, ये सच है? आप इसको खंडन करने के लिए कुछ कहेंगे? सबसे पहली बात तो ममता बनर्जी जी एकमात्र ऐसी मुख्यमंत्री है जो अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ केस फाइल करके लड़ रही थी। कहीं आज तक कोई मुख्यमंत्री देखा है? पूरे हिंदुस्तान में 7th पे कमीशन लागू हो गया और यहाँ के जो 20 लाख कर्मचारी है वो 6th पे कमीशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट SIR के लिए गई थी तो इनके लिए भी चली जाती। इनके तो वो खिलाफ गई हैं। पूछो, अरे 20 लाख, और मैं तो ये कह रहा हूं ये कर्मचारी SIR में नहीं मरे, इनका DA नहीं मिला इसलिए बेचारे फ्रस्ट्रेशन में। मुझे खुद आकर उन्होंने कहा 20 लाख परिवार और DA क्या होता है? आप जजमेंट को उठा के पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस करोल के जजमेंट, उन्होंने लिखा है कि चूंकि कर्मचारियों का वेतन एक स्थिर वेतन होता है उसमें DA को जोड़ा जाता है ताकि वो महंगाई का मुकाबला कर सकें। बहुत पार्लियामेंट में भाषण दे रहे हो इन्फ्लेशन में जो अपना, उसके बाद भी आपको हारना पड़ा है। आपको अपने कर्मचारियों से क्षमा मांगनी चाहिए कि जिनके खिलाफ आप लड़े हो उनका क्या दोष है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, यू आर फेल्ड टू गिव ए फेथ, रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी टू योर ओन एम्प्लॉय। और ये तो सुप्रीम कोर्ट से सही जजमेंट आया है, ये कानूनी रूप से अधिकार छोड़ा है। तो फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज यू हैव नॉट नो फेथ इन योर ओन एम्प्लॉयज, आप उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो और बाकी राज्य जहां जा रहे हैं आप वो तो नहीं कर रहे। दूसरा, नेशनल सिक्योरिटी, पश्चिम बंगाल के एक आर्मी के रिटायर्ड अफसर को पिटीशन फाइल करनी पड़ रही है कि बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन के लोग आ रहे हैं, जमीन उपलब्ध है, राज्य सरकार जमीन नहीं उपलब्ध करा रही है। मुझे लगता है शुभेंदु दा ने इस पे एक कॉन्फ्रेंस ली है। तो यू हैव फेल इन योर ओन एडमिनिस्ट्रेशन और आप नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। उसके लिए भी कोर्ट को आपको ऑर्डर देना पड़ रहा है, उस कोर्ट के ऑर्डर को आप नहीं मान रहे। उन्होंने 31 मार्च की डेडलाइन उसकी तय करी है। और तीसरा, फेयरनेस, वो तो गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको SIR में फेयरनेस के साथ काम करना पड़ेगा, आपको लोगों को धमकाना नहीं पड़ेगा। तो आप न कर्मचारी को सम्मान देने को तैयार हो, न राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सहयोग करने को तैयार हो। और आज स्थिति जो है वो पूरी तरीके से, मैं तो इस बजट के बारे में, मैं केंद्र के बजट के बारे में विशेष रूप से कहने आया था, लेकिन आप प्राथमिक रूप से भी देखेंगे तो भारत के बाकी राज्य जो हैं उनकी रेवेन्यू रिसीव 72% तक है, लोएस्ट पश्चिम बंगाल में है। और क्या किया पिछले 15 सालों में? पिछले 15 साल में ये जो कैपेक्स है ये सबसे कम पश्चिम बंगाल में है। उसका कारण क्या हुआ? परिणाम, लो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी आई। लो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से लो एम्प्लॉयमेंट हुआ। आज हम सब जानते हैं पश्चिम बंगाल से सबसे ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है, लो कंजम्पशन है, लो GST है। और अगर इस पूरे पश्चिम बंगाल के बैड गवर्नेंस को देखेंगे तो आज पहला विषय, मतलब आप इन्फिल्ट्रेशन को मदद कर रहे हो, आप अपने कर्मचारियों को आप प्रताड़ित कर रहे हो, उनके खिलाफ आप केस लड़ रहे हो, वो भी हार रहे हो, उसको भी आप लागू नहीं कर रहे हो। और तीसरा, आप फेयरनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं ला रहे हो। यही कारण है कि आज जो है हम पर कैपिटा इनकम में पीछे जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में। आज हमारे यहां से माइग्रेशन जो है सबसे ज्यादा होने लग रहा है। आज पश्चिम बंगाल का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो पूरी तरीके से बैठ गया है। आज जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो रहा है। शिक्षा भर्ती घोटाला तो सबसे बड़ा शिक्षक भर्ती घोटाला यहां पर हुआ है।
पॉलिटिकल किलिंग, पॉलिटिकल वायलेंस, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वायलेंस इन इलेक्शन, ये सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में करने का काम होता है। आज सबसे ज्यादा जो करप्शन है उसको किसी भी प्रकार से चेक नहीं किया जा रहा है। और ये तो बता ही दिया है कि जो पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट है इज मोर देन साइंस है। साइंस में 82 करोड़ रुपए है और पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट में 5,700 करोड़ रुपए है। कोई मुकाबला है? बताओ। इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, साइंस, फ्यूचरिस्टिक दुनिया, इंडस्ट्री और प्लस ममता बनर्जी की अपीजमेंट पॉलिटिक्स, इस अनुपात को देखिए क्या अनुपात खड़ा किया है। और इसीलिए मैं आपको बहुत विश्वास के साथ पश्चिम बंगाल की जमीन में मैं 5 महीने से घूम रहा हूं। इनका तो घोषणा पत्र, ये विदाई पत्र है, एक विजन पेपर होना चाहिए। और इसलिए ये जो केंद्र सरकार का बजट आया है, ये 2047 के विकसित भारत की बुनियाद के लिए आया है। ये राज्य सरकार तो उनके खिलाफ लड़ने गई। मैंने तो देखा नहीं है कि बाकी राज्यों में 7th पे कमीशन लागू हो गया, यहां उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जरा उसको राज्य सरकार बताइए। আপনারা জানেন যে কর্মচারীদের ডিএ নিয়ে অনারেবল ভূপেনজি পুরো সিচুয়েশনটা বলেছেন। 6th পে কমিশন ইনকমপ্লিট, 7th পে কমিশন ফরমেশনই হয়নি, আর ভারত সরকার 8th পে কমিশনের কমিটি তৈরি করে দিয়েছে। এখানে ডিএ নিয়ে স্যাট থেকে শুরু করে সুপ্রিম কোর্টের 2nd টাইম ফাইনাল জাজমেন্ট এসেছে। সব জাজমেন্টই প্রায় বলে দিয়েছে যে ডিএ হচ্ছে কর্মচারীদের, পেনশনার্সদের মৌলিক অধিকার। এবারে সুপ্রিম কোর্ট ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ ব্যবস্থা, তাকে সব সরকারই মেনে চলে এবং মেনে চলতে বাধ্য, ভারতবর্ষের সংবিধান তাই বলে গেছে। ন্যাচারালি 6 মার্চের মধ্যে 25% এরিয়ার ডিএস পেমেন্ট করা রাজ্য সরকারের কাজ। টেন্টেটিভ যা ক্যালকুলেশন আছে অ্যাপ্রক্স 11,000 crore। বাকিটার জন্য সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্ট একটা ল্যান্ডমার্ক জাজমেন্ট। সেখানে 4-man কমিটি হয়েছে, যাতে 3 জন হচ্ছেন রিটায়ার্ড জাজেস আর 1 জন হচ্ছে ক্যাগের প্রতিনিধি। আমাদের মনে হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্টে এবং কমিটি ফরমেশনে রাজ্য সরকারকে তারা বিশ্বাস করে না বলে ফ্রম ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট আর স্টেট গভর্নমেন্ট কোনো রিপ্রেজেন্টেশনই রাখেনি। ন্যাচারালি সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্ট নিয়ে গতকাল অনারেবল চিফ মিনিস্টার প্রেস কনফারেন্সে তিনি বলেছেন ইটস এ সাব জুডিস। আমি উনাকে বলতে চাই ইটস এ সাব জুডিস নয়, ইটস এ ক্লোজ চ্যাপ্টার বাই দি সুপ্রিম কোর্ট এবং ভার্ডিক্ট ইজ ক্রিস্টাল ক্লিয়ার। ফান্ডামেন্টাল রাইট দিয়ে রাইট এটাকে এস্টাবলিশ করে গেছেন, এটা 1 নম্বর। সেকেন্ড হচ্ছে কিভাবে এরিয়ার ডিএ পেমেন্ট করবেন তার পুরো রূপরেখা সুপ্রিম কোর্ট বলে দিয়ে গেছে। তাই মুখ্যমন্ত্রী কালকে যে কথা বলেছেন তাতে এই নেগেটিভ ইঙ্গিতটা এখানে আছে। এই সরকার কনস্টিটিউশনের যে 4টে পিলার রয়েছে, একটা হচ্ছে ল মেকার্স, অ্যাসেম্বলি কিভাবে চালায় জানেন, অপোজিশন লিডারকে 11 মাস সাসপেন্ড করে বাইরে রাখা হয়েছিল 5 বছরে, যেটা কোনো জায়গায় হয় না। সেকেন্ড থিং হচ্ছে ব্যুরোক্র্যাটসদের কি অবস্থা আপনারা জানেন। থার্ড হচ্ছে জুডিশিয়ারিকে অনারেবল সিএম কিভাবে অ্যাটাক করেছিল আপনারা জানেন, এবং তার জন্য জাস্টিস কৌশিক চন্দ্রের বেঞ্চে উনাকে 5 লক্ষ টাকা পার্সোনাল ফাইন করেছিল, যেটা কলকাতা হাইকোর্টের বারকে দিতে হয়েছে। অনলি পলিটিক্যাল পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ আফটার ইন্ডিপেন্ডেন্ট, যাকে 5 লাখ টাকা ফাইন করেছিল কলকাতা হাইকোর্ট, এবং পার্সোনাল ইনকাম থেকে তাকে সেটা দিতে হয়েছে। ন্যাচারালি উনার এই যে কনস্টিটিউশনাল মেন পিলার জুডিশিয়ারি, এটাকে তিনি বারে বারে অপমানিত করেছেন। আমি মনে করি যে কর্মচারী এবং পেনশনার্সদের যে লড়াই, এই লড়াই অত্যন্ত লেজিটিমেট লড়াই
এবং মার্চের মধ্যে যদি 25% টাকা না দেন আইনে ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। বিজেপি অলওয়েজ তাদের সঙ্গে আছে। আমাদের বিজেপির যে কর্মচারী পরিষদ ছিল এই ডিএ লিগ্যাল ব্যাটেলে তারাও অংশগ্রহণ করেছে। লিগ্যাল সাপোর্ট ফ্রম বিজেপি আমরা কমপ্লিটলি দিয়েছি। আমরা অ্যাসেম্বলির ইনসাইড আউটসাইড সব জায়গায় বলেছি আগামী দিনে মুখ্যমন্ত্রী যদি ভাইলেশন অব দি করেন সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্ট, কোর্ট কন্টেম্পটের যে লড়াই কর্মচারী সংগঠনগুলো করবে তাতে বিজেপির মরাল সাপোর্ট অ্যাক্টিভ সাপোর্ट থাকবে। मंत्री जी केंद्रीय एक बजट के प्रश्न बाद- ये है, इधर मंत्री जी एक प्रश्न ये है कि एसआर के बारे में पूछना था मुझे। पश्चिम बंगाल आप देख रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों जवाब दे दिया। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में एसआईआर चल रहा है, लगातार तोड़फोड़ हियरिंग के बाद समय के लिए, तो जो पर्पस है एसआईआर का, जो घुसपैठियों को बाहर रखने का और सिटीजन जो एकदम शुद्ध जो दुटक तरीका है वो करने का, तो ये क्या लगता है कि ये ठीक रहेगा? और आप ये तो टोटल एसआईआर के बारे में, पश्चिम बंगाल एसआईआर के बारे में आपका क्या मतमत है? और कोई नहीं, और एक सवाल इधर है मेरा। आज जी। इधर बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। कल योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वो इसका काम पूरा नहीं होने देंगे, कयामत तक इसको नहीं बनने दिया जाएगा। तो बंगाल बीजेपी का क्या स्टैंड है? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि एसआईआर की प्रक्रिया में कोई भी बाधा उत्पन्न करने की अनुमति नहीं देंगे, और ये सब राज्यों के लिए है। जो अभी शुभेंदु जी बता रहे थे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तो स्टेट गवर्नमेंट कोलैप्स हुई है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में अपने कर्मचारियों के खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट है। मानवीयता की दृष्टि से मतलब किसी भी शासक को सबसे बड़ा चेहरा उसका कंपैशन का होना चाहिए, मानवीयता सबसे बड़ा गुण होना चाहिए। हमारे शुभेंदु जी को भी जहां आग लगी, 27 लोग मारे गए, लापता हुए, वहां कोर्ट ऑर्डर लेकर के जाना पड़ा, और माननीय मुख्यमंत्री जी तो अभी तक नहीं पहुंचे। 1,500 किलोमीटर दिल्ली चली गई, 15 किलोमीटर दूर नहीं गए। क्या पश्चिम बंगाल के गरीब मजदूरों को बेसहारा छोड़ना ये कोई शासन का मानवीय पक्ष है? क्या इसको आप मानवीयता कहेंगे? क्या मुख्यमंत्री जी स्पष्ट करेंगी वो क्यों नहीं गई? वो स्पष्ट करेंगी कर्मचारियों के बच्चों के साथ वो क्यों अन्याय कर रही हैं? वो स्पष्ट करेंगी कि जो निष्पक्ष शासन, निष्पक्ष चुनाव जो एक प्रक्रिया का मूलभूत हिस्सा है, आज जब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको डायरेक्शन दे दिया है कि इसमें कोई बाधा नहीं उत्पन्न होनी चाहिए, तो एक लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री होने के नाते उनको उन सब बाधाओं को दूर करना चाहिए। और निश्चित रूप से जो सुप्रीम कोर्ट ने ईआरओस के लिए निर्णय दिया है, हमारा एक मानना है हम निष्पक्ष चुनाव के लिए जो भी एक राजनीतिक दल के नाते लोकतांत्रिक तरीके से कार्य होगा उसको करेंगे। बाबरी मस्जिद निर्माण अवैध है, काफी सारे अवैध काम हो रहे हैं ममता जी की शय से, ये काम भी हो रहा है। मैं तो उसको बिल्कुल इलीगल मानता हूं, अवैध मानता हूं, और ये पूरी तरीके से ममता जी की अपीजमेंट पॉलिटिक्स है। सर एसआईआर के बारे में थोड़ा आप कहिएगा। एसआईआर के बारे में मैंने आर यू हैप्पी विद द एसआईआर एज एसआईआर प्रोसेस इज गोइंग ऑन इन वेस्ट बंगाल? हम तो देश में लोकतंत्र में भाग लेने वाली पार्टियां, लोकतंत्र सफल हो वो हमारे लिए जरूरी है। हम पश्चिम बंगाल की सरकार की फेलियर से जो बंगाल की जनता को दुख मिल रहे हैं उससे दुखी होकर के इस सरकार को हटाने में लगे हुए हैं, और इस बार बंगाल की जनता हमें आशीर्वाद देगी और इनकी विदाई करेगी। हिंदी तो बोलो। इनकी सब बेतुकी बातों का जवाब नहीं होता ना जीवन में, नंबर ही नहीं देंगे। कुछ है ही नहीं।
प्लीज आराम से। এটা সংকল্পপত্রে পরিষ্কার জানবেন, সংকল্পপত্র বিজেপি 70 করবে, প্রসেস চলছে। পশ্চিমবাংলা 294টা বিধানসভা এবং 1000টি ভারতীয় জনতা পার্টির সাংগঠনিক মণ্ডলে সমস্ত প্রমিনেন্ট প্লেসে সংকল্পপত্রের বক্স রাখা আছে। ভারতীয় জনতা পার্টি এবং এনডিএ যে সমস্ত রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে সেখানে সামাজিক কর্মসূচিকে তো চালু রেখেইছে, উল্টো দিকে সেই সামাজিক কর্মসূচিকে আরো আজকে দীনদয়ালজির যে তার প্রয়াণ দিবস, যাকে আমরা সমর্পণ দিবস বলছি, একাত্ম মানবতাবাদের ক্ষেত্রে সেবাই সংগঠন নরেন্দ্র মোদীজির স্লোগান। ভূপেনজি তার আলোচনায় লাডলি বহিন, लाडली लड़का लड़की माँ तारी योजना से लेकर গোটা ভারতবর্ষে হরিয়ানা রিসেন্টলি যে ভোট হয়েছিল সেখানে আপনারা ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, দিল্লি যা বিজেপি 100 দিনের মধ্যে করবে বলেছিল, যা বিজেপি 6 মাসের মধ্যে করবে বলেছিল, যা বিজেপি 1 বছরের মধ্যে করবে বলেছিল, সব জায়গায় বিজেপি সেটা করে দেখিয়েছে। এমনকি রাজ্য সরকারের চাকরির ক্ষেত্রে 3,55,000 ভ্যাকেন্সি ট্রান্সপারেন্ট হয়েতে ওএমআর সিট, একাডেমিক এবং স্বচ্ছতার ভিত্তিতে হরিয়ানাতেও করবে বলেছিল, বিজেপি সেটাও করে দেখিয়েছে। আয়ুষ্মান ভারত 3টে জায়গায় চালু ছিল না, এক উড়িষ্যাতে, সেখানে পদ্ম ফুটেছে, সাথে সাথে আয়ুষ্মান ভারত চালু হয়েছে। দিল্লিতে চালু করতে দেয়নি মিস্টার কেজরিওয়াল, মমতা ব্যানার্জির ভাই, সেখানেও বিজেপি এসেছে, আয়ুষ্মান ভারত চালু হয়েছে, আর বাকি আছে অনলি ওয়েস্ট বেঙ্গল। অতএব বিজেপি তার কমিটমেন্ট সব জায়গায় সংকল্পপত্রে রাখে, এখানেও রাখবে, এবং যে যে রাজ্যে যে যে সামাজিক প্রকল্প চলে আসছে কোথাও কাটেল তো হয়নি, উল্টো দিকে তাদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে অনেক বেশি করে প্রোটেকশন দেওয়া হয়েছে। এটা আপনাদের বেশি দিন ওয়েট করতে হবে না, টাইম ইজ নকিং দ্য ডোর। সংকল্পপত্র ন্যাশনাল লিডাররা আমাদেরকে রেখে, স্টেট লিডারশিপকে রেখে পাবলিককে করবে। আপনাদের যা যা সাজেশন আছে ফ্রম মিডিয়া, ফ্রম জার্নালিস্ট, আপনাদের যা যা সাজেশন আছে, কারণ বিজেপি এখন পার্টির সাজেশন নিয়ে করছে না, জনগণের সাজেশন নিয়ে করছে। ইউ আর দ্য ভেরি important opinion maker of the state. You know the ground reality. আপনাদের জার্নালিস্ট বন্ধুদের এবং আমাদের মিডিয়া অর্গানাইজেশনের যে কোনো সাজেশন আপনারা আমাদের যে কোনো ড্রপ বক্সে দিন। আমাদের মিস্টার তাপস রায়, মিস্টার ডক্টর অশোক লাহিড়ির নেতৃত্বে যে টিম আছে তারা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আপনাদের সাজেশনগুলো বিবেচনা করবে। আমি একটা ইনফরমেশন মিস্টার ভূপেনজির অনুমতি নিয়ে দিই। বেলডাঙ্গার দাঙ্গা নিয়ে আপনারা জানেন কিভাবে মুর্শিদাবাদকে বারে বারে ডিস্টার্ব করা হয়েছে। আমরা অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছিলাম কলকাতা হাইকোর্টে। কলকাতা হাইকোর্ট বলেছিল যদি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট মনে করে এটা এনআইএ ইনভেস্টিগেশন হতে পারে। এটা কোনো পলিটিক্যাল ক্লাস ছিল না। রাজমার্গকে 3 দিন ধরে আটকে, রেলমার্গকে আটকে ওখানে হয়েছে। এমনকি মিডিয়া পার্সন লেডি ব্যাক টু দি ক্যালকাটা হাইকোর্ট, জাস্ট জাজমেন্ট এসেছে। যেহেতু আমি পিটিশনার ছিলাম এলওপি হিসেবে ধুলিয়ান শামশেরগঞ্জ থেকে, এটা তার কন্টিনিউশন পিটিশন ছিল। সুপ্রিম কোর্ট এসএলপি এন্টারটেন করেনি, বলেছে আপনাদের যা বলার আপনারা কলকাতা হাইকোর্টে বলুন, আমরা এখানে এন্টারটেন করবো না। দিস ইজ এ গুড অ্যাচিভমেন্ট। এই মানে একটা ভালো খবর ছিল, ডেভেলপমেন্ট ছিল, সেটা আমি আপনাদের দিই। সবাইকে ধন্যবাদ, সবাইকে ধন্যবাদ। আজকে সবাইকে ধন্যবাদ। আজকের মতন আমাদের সাংবাদিক সম্মেলন এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, নমস্কার।
মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা আছে, সবাই আশা করি সেই ব্যবস্থায় সামিল হবে। শুভেন্দু বলবে ঠিক আছে, এখন বলবে কথা বলবে।